नमस्कार, मैं हूँ नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोज़ाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने-माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी। शेखर जी, आज हम 2 मुद्दों को उठाएँगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष के लगातार हमलों के बाद पत्रकारों के बिरादरी में भी दो फाड़ हो गया है। एक तबका पत्रकारों का ये कहता है कि वो चमचे पत्रकार हैं और इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने 2 दिन पहले रूबिका लियाकत को चमची बोल करके शुरू की थी और उसके बाद दूसरा तबका जो है वो अपोजिट पार्टी को समर्थन करने वाले पत्रकारों को दरबारी पत्रकार कहने लगा। इस तरीके की नौबत आ गई है। पॉलिटिक्स में तो डिवाइड चलता है, पॉलिटिक्स में नेम कॉलिंग चलता होगा शायद से, बट पत्रकारों को भी बांट दिया। कहाँ पत्रकारों का काम था समाज को जोड़ने का, यही पत्रकार आपस में अब बंट चुके हैं दो धड़े में बुरी तरीके से। दूसरा मुद्दा हम उठाएंगे, क्या सच में परमात्मा ने मोदी को भेजा? तो दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने रूबिका लियाकत को चमची कहा ही था इसीलिए क्योंकि उन्होंने पीएम से इस तरीके से सवाल पूछे थे जिसमें पीएम ने बताया था कि जो उनके अंदर की ऊर्जा है वो किसी तरीके से बायोलॉजिकल नहीं है। परमात्मा ने उन्हें खास पर्पस के लिए भेजा है, देश की सेवा के लिए भेजा है और शायद इसी से उनको ऊर्जा मिलती है। इन्हीं सब चीजों का अब राहुल गांधी अब डायरेक्टली भी मखौल उड़ा रहे हैं। आज उन्होंने रैली में कहा कि पीएम का जन्म बायोलॉजिकल नहीं है और परमात्मा ने उन्हें अडानी अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है। सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर कि किस तरीके से पत्रकार चमचे वर्सेस दरबारी हो गए और किस तरीके से ये बंटवारा हुआ, इस पर आपकी एक शुरुआती कमेंट्री लेना चाहूंगा। नीरज, वाकई दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही हो गया है क्योंकि अभी लगभग 48 डिग्री पहुंच गया। 59 मतलब 49 50 तक भी पहुंच सकता है। ये जो गर्मी आप वेदर में देख रहे हैं, मुझे लगता है पत्रकार के बीच में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये गोदी वर्सेस दरबारी वाला कोई नया नहीं है। और जो आज दूसरे को कह रहे हैं गोदी, वो स्वयं किस तरह व्यवहार किए थे, किस तरह लिखते थे, किस तरह कहते थे, किस तरह बोलते थे। कम से कम मुझे याद है क्योंकि मैं काफी समय मेरा सौभाग्य मिला है दिल्ली में पत्रकारिता करने का, पत्रकारों को भी देखने का। क्योंकि जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, ये सारे लोग जो बाकी लोगों को गोदी कह रहे हैं, वो सब उन्हीं की पक्ष के लिए काम करते थे। बस कुछ भी हो, कांग्रेस जिंदाबाद। और कांग्रेस भी उनकी अच्छी देखभाल करती थी, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ जो हो सकता है वो करते थे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी आने के बाद मीडिया और प्राइम मिनिस्टर के बीच में रिश्ता ही बदल गया। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर को लगा भाई इस तरह की पत्रकारों को खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली कमिटेड रहते हैं, क्योंकि पिछले सरकार और पिछले कार्यकाल में इनको अच्छी देखभाल हुई है, इसीलिए वो स्वयं एडजस्ट नहीं कर पाए 2014 का मैंडेट। और उसमें अधिकांश आप देखेंगे बुजुर्ग होंगे, सीनियर होंगे। और जो यंग जर्नलिस्ट थे उनके लिए काम वैसे ही था, भाई नया सरकार नया चीज, तो उनका अप्रोच अलग था। चलिए, आज अगर आप देखेंगे दिल्ली में जो 50-60 साल से ऊपर हैं, वो मानते हैं सब कुछ गोदी है, जब स्वयं उस तरह की आरोप से कभी गुजरे होंगे। जर्नलिज्म में कहावत है कि डॉग बाइट्स मैन न्यूज नहीं होता, मैन बाइट्स डॉग न्यूज होता है, लेकिन वो रेयर होता है। मैं इसीलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ कि पत्रकार पत्रकार पर ही टिप्पणी करना, पत्रकार पत्रकार को ही लपेटना, एक प्रकार से पत्रकारों को और पत्रकार पत्रकार के बारे में क्या और पत्रकारिता के बारे में क्या सोच रखते हैं, इसको दर्शाता है। देखिए, जर्नलिस्ट, हम लोग जब जर्नलिज्म ये बताया गया था, भाई आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, मैं मीडियम हूँ, मैसेज नहीं हूँ। मीडियम इज नॉट द मैसेज कहा जाता था, लेकिन आज ऐसा हो गया है पत्रकार स्वयं मैसेज है। कोई मतलब ये सोचता है कि भाई हमारी विचारधारा से अगर हम काम करें वो बहुत सही बात है, और दूसरा कोई विचारधारा से करा है तो वो फलाना है, वो संघी है, वो ये है, वो है। जब पत्रकारिता में काफी समय से कांग्रेस के पक्ष में और ज्यादातर वामपंथी की जो एंट्री काफी हुई पत्रकारिता में, दिल्ली में अधिकांश जर्नलिस्ट आप देखें या जेएनयू बैकग्राउंड होगा या बंगाल से कई लोग जो पास करके आए, अच्छे एकेडमिक डिग्री लेके आए, वो आए, जिसके वजह से पत्रकारिता ऑलरेडी लेफ्ट ऑफ सेंटर था। जब इंदिरा गांधी की सरकार रही, माइनॉरिटी सरकार रही,
तब वामपंथी उनको मदद किए, तो ये वामपंथी विचारधारा रखने वाले पत्रकार भी प्रो इंदिरा रहे। गड़बड़ तब हुआ जब इंदिरा गांधी 71 चुनाव में बड़ी मैंडेट लेकर जब आई, उसके बाद उस मैंडेट के बावजूद भी उनकी पार्टी के अंदर दिक्कत, भ्रष्टाचार को लेकर कई राज्यों में आरोप, और जयप्रकाश नारायण जैसा एक बड़े नेता नहीं थे, वो एक प्रकार से सोशल रेवोल्यूशन लाने वाले क्रांतिकारी एक नेता जयप्रकाश नारायण, जो संपूर्ण क्रांति की बात किए और इंदिरा गांधी जी की जो भ्रष्ट जो पीरियड था कार्यकाल, उसको आवाज उठाए। तब जाके इंदिरा गांधी जो कार्रवाई की, फिर इमरजेंसी हुआ, पत्रकारों पर भी लागू हुआ, सेंसरशिप आया, उसके बाद वही जो सपोर्टिंग जो जर्नलिस्ट थे उनमें बंटवारा हुआ। कुछ लोग माने इमरजेंसी ठीक है, कुछ लोग माने इमरजेंसी ठीक नहीं है। अब आते चल के हम आते राजीव गांधी का कार्यकाल में, आपने देखा होगा बड़े जर्नलिस्ट थे जो राजीव गांधी को बड़े सपोर्ट करते थे, और कुछ लोग हमेशा राजीव गांधी के खिलाफ थे। तो बोफोर्स आया, बोफोर्स भी जर्नलिस्टों को दो कर दिया। जो राजीव गांधी को निर्दोष समझते थे, जो बाकी कहते थे कि बोफोर्स का सिम्टोमेटिक ऑफ जो करप्शन जो कल्चर बन गया था कांग्रेस कार्यकाल में, उसका अच्छा उदाहरण है। तो फिर राजीव गांधी की डेथ हुई, फिर नरसिम्हा राव आए। नरसिम्हा राव समय में लिबरलाइजेशन हुआ, जो 91 लिबरलाइजेशन मीडिया को भी अफेक्ट किया, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू ज्यादा स्तर पे हुआ, क्योंकि उससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट आ चुका था, लेकिन 90s में यह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू हुआ, और पत्रकारों के लिए नौकरी कोई परमानेंट नौकरी नहीं था। पहले वेज बोर्ड चलता था, वेज बोर्ड में ज्यादा पैसे नहीं था, तो ये ज्यादा प्रोफेशन पर कॉन्सेंट्रेट करते थे। लेकिन बड़े बड़े अखबार के मालिक नहीं चाहते थे कि वो जो रेगुलर ये में ना चले, और अखबारों को भी चैलेंजेस आता था, और लिबरलाइजेशन सब कुछ बदला। लिबरलाइजेशन कारण से दो चीजें हुई। एक, लिबरलाइजेशन से मीडिया को, प्रेस को एज अ बिजनेस एंटरप्राइज काफी फायदा मिला, और पत्रकारों को जो चेंज को स्वीकार कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में आ गए, तो तनख्वाह ज्यादा बढ़ी, जो वेज बोर्ड कभी दे नहीं सकता था। जैसे वेज बोर्ड सिस्टम गया और ये आया, तो मालिक की बात सुननी पड़ी। तो हर मालिक का कुछ ना कुछ एक लाइन रहता था, जो भी शासन, जो भी सरकार है, उसको एक प्रकार से सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके बाकी बिजनेस भी थी। फिर वो चला 91 to 96, फिर एक पीरियड आया जिसमें कोलिशन पीरियड आया, जिस कोलिशन पीरियड में आपने देखा होगा पहले देवेगौड़ा सरकार, फिर सारे ये सोशलिस्ट पार्टीज की ये, जिसमें पत्रकार स्वयं को सूत्रधार बनने लगे, दूत बने। कभी लालू से पैसे लेके जा रहे हैं हरकिशन सुरजीत को, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कांग्रेस को मैसेज दे रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष उस समय सीताराम केसरी स्वयं कुछ चुने हुए पत्रकार से ही मैसेज भेजते थे, मैं अच्छी तरह जानता हूं। वही जो पत्रकार आज बड़े चिंतित है प्रेस की हालत को लेकर और गोदी मीडिया को लेकर। मैं बहुत सच बता रहा हूं, जो कड़वा सच है। तो फिर जाके आया बीजेपी, राइस ऑफ बीजेपी मोदी एक डिफरेंट फेनोमेना था। जब वो बीजेपी जनरल सेक्रेटरी भी थे, कई बार उनसे मेरी मुलाकात हुई, तब भी कहते थे कि हमारे नेता यानी बाकी बीजेपी नेता बड़े भूल कर रहे हैं, कि दिल्ली को हेडलाइंस मैनेज करने की कोशिश से हमारी पार्टी की ग्रोथ नहीं होगी, हमें लोगों तक पहुंचना है। और उनकी गुजरात में सीएम बनना, फिर पहले गोधरा, फिर दंगे, फिर जिस तरह सारा मीडिया, अधिकांश मीडिया उनके खिलाफ हो गया था। अब बिना मीडिया उनको वहां पे काम करना पड़ा, या मीडिया भी एक ऑपोजिशन, मीडिया और ऑपोजिशन फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको दोषी बना गया। और जाके वो जो साइकिल हुआ, और 2002 से लेकर 2013 फिर मोदी जी सेंटर आना, तो मोदी शुरू से मीडिया को लगा कि भाई मीडिया मेरे खिलाफ है। उस पीरियड के बाद आपने देखा हुआ, ये उनको बायकॉट करके करके यहां तक पहुंच गए मोदी जी। अब ये जो बायकॉट करते करते आए, वो समझ नहीं पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे समय में जो यंग पत्रकार आ रहे थे, उनके लिए वही उतना ही मोदी एक पॉलिटिकल फैक्टर था, बाकी नेता है। लेकिन इस बीच में 96 के बाद 96, 98 से फिर वाजपेयी सरकार थी, 2004 तक, 98 to 99, फिर 99 में जयललिता सपोर्ट विड्रॉ की, दोबारा एक वोट से वाजपेयी जी सरकार हार गई थी। फिर आके शुरू हुआ एनडीए कार्यकाल। एनडीए कार्यकाल में वाजपेयी का अप्रोच फिर ये था, फिर भी वही मीडिया जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो वाजपेयी की बहुत आलोचना की, इतना आलोचना की जो मोदी जी के साथ बात में की है उससे ज्यादा नहीं है, उतनी आलोचना की उनके पोखरण 2 को लेकर। आज तो वो कह रहे हैं भाई वाजपेयी जी बहुत अच्छे थे, मोदी जी खराब है। लेकिन मैं जानता हूं कि 98 से लेकर 2000 तक वो मीडिया जो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, जो कांग्रेस से एफिलिएटेड थी, और पत्रकार भी, वो सारे वाजपेयी जी को भी उतने ही ये करते थे,
जी, फिर जाके 2004 के बाद उनकी सरकार आई, यूपीए सरकार। जी, यूपीए सरकार में एक पीरियड था 2004 से लेकर 2009, जहां वामपंथी पत्रकार, उनके और कांग्रेस समर्थक पत्रकार के बीच में ही प्रॉब्लम था, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट प्रकाश कारत के ये में प्रकाश कारत को हरसिंह सिंह सुरजीत नहीं थे, और सीताराम येचुरी को माना जाता था इज एन एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। तो ऐसे पीरियड में पत्रकारिता अलग प्रकार रही, क्योंकि किसी तरह यूपीए एक्सपेरिमेंट को सक्सेस कराने का काम कुछ पत्रकार अपने सर पर ले ली। लेकिन बात आई कि सबसे स्कैम प्रोन सरकार था। जब तक वामपंथी थे तो कुछ कंट्रोल था, वामपंथी जाने के बाद 2009 से लेकर 2014 तक आपने स्वयं देखे होंगे, इतनी स्कैम्स हुई, उनकी पत्रकार भी उनके बच नहीं पाए। फिर 14 तक तो ये आ गए मोदी जी। अब जी, मोदी जी अब आए, उनके लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। भाई उनका हमेशा ये था मीडिया छोड़ो, ग्राउंड में काम करो, मीडिया ग्राउंड काम से ही हमें पहचाने। तो उनका अलग रहा, भाई वो सोचे भाई इनको लेकर, फिर वो पत्रकार को प्राइम मिनिस्टर ट्रिप में बाहर ले जाना बंद कर दिए। और ये बड़ा ऐश करने का समय था, जब भी प्रधानमंत्री लेके जाते थे वो भी चुन चुन लोग भी बार बार जाते थे, क्योंकि वो भी फेवर्ड लिस्ट था, मोस्ट फेवर्ड लिस्ट। जी, वो सारे चीजें मोदी जी बंद की। और एमईए बीट के लोग भी कभी एमईए ट्रिप पे कहीं लगाते थे, भारत के बारे में बाहर बताने के लिए भी उनको बेचते थे एमईए वाले। हाँ, कोई पत्रकार नाम नहीं लूंगा, वो सारे पत्रकार आज मोदी के कमिटेड ऑपोजिशन लीडर्स हैं, पत्रकार नहीं है, ऑपोजिशन लीडर्स हैं। तो ये हो के आज हम पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। भाई 2014 में तो जीता, फिर 2019 में जीता, अब मोहब्बत ऐसी आ गई है भाई 2024 को भी देख रहे हैं जीत रहे। और इतनी गैप बढ़ गई है नीरज जी, जी, जो मोदी को आलोचना करते करते उनमें और ऑपोजिशन में फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो समझते एक्सटेंशन ऑफ ऑपोजिशन है, और ये सोचते हैं कि वो बड़े प्रोफेशनल्स थे। लेकिन मैं भी एक क्रॉनिकलर हूं, मैं भी एक पत्रकार हूं, मैंने भी सारा चीज देखा है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि किसी को चमची कहना, किसी को चमचा कहना, लेकिन फैक्ट अलग है, क्योंकि ये सवाल ज्यादा करते हैं ऑपोजिशन को, इसीलिए इनको कहा जा रहा है। क्या हम वो दृश्य भूले जब सोनिया जी 2004 में मनमोहन सिंह को बिठाया, स्वयं बड़ी त्याग करके, जो बात बताया था सुप्रीम सैक्रिफाइस, उस समय कितने पत्रकार उनके वो सोफा में बैठे थे, वो जाके जमीन पे बैठकर इंटरव्यू लिए। फिर हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बिल्कुल, बड़े बड़े नाम थे जो सोफा में बैठकर, नीचे बैठकर इंटरव्यू लिए। अभी कहीं देखा है मोदी जी किसी को नीचे बिठाए हुए इंटरव्यू दे रहे? और सबका जी, चक्कर था भाई किसी को राज्यसभा मिल जाएगा यूपीए कार्यकाल में, कुछ बिल्कुल, लोगों को मिला भी, और कई लोगों को राज्यसभा टीवी प्रोग्राम दे दिए, दूरदर्शन जी, में प्रोग्राम मिला था। भाई देखे, बिल्कुल ये सही। सारे चीजें मेरे जैसे पत्रकार जो 40-45 साल ये प्रोफेशन में लगाया, मुझे याद है। जी, लेकिन मैं किसी को टिप्पणी करने नहीं हूं, मेरे कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सर। लेकिन किसी को चमची कहना, किसी को चमचा कहना, लेकिन सवाल फिर आ जाता है आपके ऊपर, फिर आप क्या है? सर, मैं केवल एक छोटा-सा पॉइंट उठाऊँगा आप ही की बातों से। आपने कहा कि मोदी जब 2014 में दिल्ली आए, तो उन्होंने कहा कि ये पत्रकारों को साइड करो, ग्राउंड पे काम करो और वही हमारी स्ट्रेंथ होगी। हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में ये बहुत बड़ी सीख होने वाली थी विपक्ष के लिए, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए। लेकिन उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ से कोई सीख नहीं ली। कल भी हमने इसी तरीके से बात की थी कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये लोकसभा का कैंपेन सोशल मीडिया की हवा पे चल रहा है और मीडिया के सहारे इसको जीतने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि मीडिया कितना उनका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, मीडिया को भी गाली देते रहते हैं वो। जिस तरीके से उन्होंने चमची कहा रूबिका लियाकत को, वो एक नेम कॉलिंग थी, क्लियरली नेम कॉलिंग थी। और अगर 4 तारीख को अनफेवरेबल रिजल्ट आता है, खुदा न खास्ता अपोजिशन के अगेंस्ट, इंडिया अलायंस के अगेंस्ट, तो क्या आपको लगता नहीं है कि रूबिका लियाकत राहुल गांधी की नेम कॉलिंग में किसी भी हद तक जा सकती है या रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार? इसका जवाब दीजिए सर। देखिए, रूबिका लियाकत काफी समय पर उन पर टारगेट हुआ है, उनको बहुत लोगों ने टारगेट किया है। एक तो वो मुस्लिम है और पत्रकार भी है, और सवाल उठा रही है ऑपोजिशन के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर। इसीलिए देखिए उन पर काफी ये रहा है। और देखिए बात कहाँ आती है कि पत्रकारों को टारगेट करते हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं भाई, राहुल गांधी जी इस बार कितने इंटरव्यू दिए? जब से अर्नब गोस्वामी की इंटरव्यू उनकी पूरा पोल खोल दिया, उसके बाद से तो आप कोई ये देखे ही नहीं है। राहुल जी का कहाँ इंटरव्यू देखे आप? केवल राहुल जी इंटरव्यू कर रहे हैं, भाई जी, किस जात के हो, रिपोर्टर से पूछ रहे तुम्हारी मालिक किस जात से है, आप कितने ओबीसी है मीडिया में। अरे आपके पार्टी में भाई, आप क्या, आप कैसे पहुंचे वहां पे? जो नेतृत्व आप कर रहे हो आप क्या है?
देखिए बट उसको भी ये चुप रहे। देखिए जहां राहुल, अगर यही सवाल राव मोदी जी किसी पत्रकार से करते तो क्या होता? देखिए क्या हो गया है, ये जो लोग जो बाकियों को गोदी कह रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी रॉक बॉटम है। लोग समझ गए, कुछ पत्रकार को जैसे आते टीवी में बंद कर देते, कहते हैं भाई इसका तो व्यू पता है, ये कहाँ सच बोलता है। बिल्कुल, कि बिल्कुल। आज मीडिया का भी क्रेडिबिलिटी इश्यू है। नहीं देखिए, अर्नब गोस्वामी ने एक इंटरव्यू किया 2013 में, टाइम्स नाउ के लिए किया था, जो राहुल को पूरा एक्सपोज कर दिया था 14 से पहले। काफी नुकसान हुआ राहुल को, तब से राहुल कभी करते नहीं है। अच्छा इस बार खरगे का इंटरव्यू दिए, बट खरगे इंटरव्यू का क्या मतलब? तो सर देखिए, जिस तरीके से आपने कल भी कहा था कि जैसा नेता वैसी पार्टी, अब मैं उसमें एक टर्म ऐड करना चाहता हूं, जैसा नेता वैसी पार्टी वैसे दरबारी। उन्हीं दरबारियों में से एक हैं आरफा खानम शेरवानी, जो कि द वायर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके लिए शो भी करती हैं, लिखती भी हैं। उन्होंने आज जो भाषा यूज की वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के चमचे और चमचियां सिर्फ गिरे दर्जे के चापलूस और निकम्मे ही नहीं है, अपनी इस बेगैरती पर गर्व भी है उन्हें। सब कुछ सह लेंगे, बस इंडिया के पापा पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये कौन से लेवल की मानसिकता वाले पत्रकार हैं, और ये पत्रकार कहलाने लायक है या नहीं है, पहले आप ये बताएं। देखिए अरफा कानून, मैं उनके साथ जब वो एबीपी न्यूज में थे तब कई शो पे, उनके शो में मैं पार्टिसिपेट किया। जी। उसके अलावा जब राज्यसभा ये में थे तब भी मैं उन शो में गया। अरफा कानून एक कमिटेड, एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड पत्रकार है, इस पे कोई डाउट नहीं उस समय भी। और आप जानते हैं एबीपी न्यूज में किसी खबर को लेकर इनकी, जिन्होंने इनकी उसको लेकर काफी बवाल मचा था, उसके बाद उन्होंने एबीपी न्यूज छोड़ के राज्यसभा टेलीविजन ज्वाइन कर। राज्यसभा टेलीविजन में उस समय कांग्रेस कार्यकाल में कई ऐसे पत्रकार जो आइडियोलॉजिकल कमिटेड है उनको वहां पे रिहेबिलिटेट किया गया था। तो कोई आश्चर्य बात नहीं है कि अल्फा कानून इस तरह के विचार रखते, पहले भी इस तरह विचार रखे, लेकिन किसी को इस तरह डिस्क्राइब करना, ऐसे करेंगे तो फिर आप पर भी सवाल आएगा। मैं तो कह रहा हूं भाई, पत्रकार पत्रकार को अटैक ना करके अपने ध्यान जिनको कवर करना चाहिए उन पर कवर करना चाहिए। लेकिन सर अभी तो आपने कहा कि ये पत्रकार नहीं रह गए, ये पॉलिटिकल ओपोनेंट बन गए हैं। नहीं वो तो आइडियोलॉजिकली कमिटेड थे, तब भी थे, इसीलिए तो राज्यसभा में उनको रिहेबिलिटेट किया गया, उनको एप्रिशिएट किया गया। मैं जानता हूं ये जब एंकर थे, किसी एक स्टोरी चला है जिसके बाद एबीपी मैनेजमेंट ने उनको विदाई की थी। मैं एग्जैक्ट सिचुएशन बताना नहीं चाहूंगा इस कोई हमारे बात नहीं माध्यम सर, से। हम इंडिविजुअल नहीं केस पे जाते भी नहीं है। उसमें भी आइडियोलॉजिकल इश्यूज दिखाई पड़ा, और जब खबर सच नहीं निकली फिर उनको वहां से जाना पड़ा। और अरफा कानून वायर जैसे प्लेटफॉर्म में लगातार कोशिश यही करते हैं भाई, इंडिया का जो माइनॉरिटीज है वो बुरे हाल में है, देश की सेकुलरिज्म ये है, इंडिया की हालत ठीक नहीं है, लगातार करते रहते हैं। लेकिन ठीक है, उनकी जो कॉलिंग कार्ड है वो एक महिला भी है और मुसलमान महिला है। ऐसे पहले एक होते थे जो वॉशिंगटन पोस्ट में कई कॉलम्स लिखते थे, आज उनके बारे में ज्यादा हम सुनते नहीं है। तो ऐसे कमिटेड है, उनको लगता है कि भाई यही उनकी यूएसपी है तो उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन देखिए देखिए सर, किसी पत्रकार को हम नीचे दिखा के, किसी को गाली दे के कोई हमारी कुछ अच्छाई नहीं भलाई नहीं होगा, जी क्योंकि जो पत्रकार जो काम कर रहे हैं, लेडी और जेंट, वो सामने दिखाई देता भाई क्या कर रहे हैं। सर मेरा केवल इतना कहना है कि एक पॉलिटिकल आका ने, आका मतलब मालिक, दर्शकों के लिए बोलूं, एक पॉलिटिकल आका ने वर्ड यूज किया एक महिला पत्रकार के लिए, चमची। और उनकी जो हेयर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी जो फॉलोअर है, वो फॉलोअर कहती हैं चमचे, चमचियां, गिरे दर्जे के चापलूस, निकम्मे, बेगैरत, इंडिया के पापा, इतनी सारी गंदी गंदी गालियां दी हैं। और ये सब गालियां, ये केवल विशेषण नहीं है आदमी के नाम के पहले जोड़े जाने। इतनी गंदी गालियां देने के बाद जिस तरीके से आपने कहा कि ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बन गए हैं, मैं इसमें ऐड करूंगा कि आज इन्होंने जर्नलिस्ट कहलाने की जो पात्रता है वो खत्म कर दी है। देखिए गलत कहूं तो बताइए सर। नहीं, क्या बात, देखिए क्या हो गया है, जर्नलिज्म हैज बिकम पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। पत्रकारिता, देखिए हर जर्नलिस्ट पॉलिटिकली अट्रैक्ट हो सकता है, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए हो सकता है, लेकिन अपने काम में निष्पक्ष करना चाहिए। जी लेकिन अब वो वाला बात नहीं रहा, निष्पक्ष नहीं है, सारे सब एक्टिविस्ट बन गए। और सो मच सो आज पत्रकारिता, कई पत्रकार हैं कि वो सोशल मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अपने आप को इतनी आइडियोलॉजिकल कमिटेड रहते हैं तो उनकी निष्पक्षता कम से कम फैक्ट्स को डील करने में वो नहीं रही, और दे आर डूइंग पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। जब आप जी पॉलिटिक्स करते हो अदर मीन्स,
ऑब्वियसली जिनको आप टारगेट करते हो वो भी आपको टारगेट करेंगे क्योंकि आप पत्रकार नहीं है। तो यह बड़ी क्लियर है। सर, मैं देख रहा हूँ आप जवाब देने से बच रहे हैं, मैं बार-बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ इनफैक्ट कि इतनी गालियाँ देने के बाद अपने साथी पत्रकारों के खिलाफ क्या वो पत्रकार कहलाने लायक रह गई हैं? मुझे लगता है आप जवाब नहीं देना चाहते, हम चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। ये सारा मामला जो शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था थोड़ा-सा अपने दर्शकों की याददाश्त ताज़ा करा देता हूँ। हम वीडियो नहीं चला सकते किसी और का। रूबिका लियाकत ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि प्रधानमंत्री जी आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? इतनी सारी रैलियाँ दिन भर और उसके बाद रोड शो और फिर सरकारी काम-काज वगैरह भी। तो प्रधानमंत्री ने उस वक़्त रूबिका लियाकत को बोला था कि अगर आप ऊर्जा की बात करते हैं तो ये किसी बायोलॉजिकल वजह से नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़ प्रधानमंत्री ने कहा था कि परमात्मा ने इन्हें किसी खास काम के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री के परमात्मा द्वारा भेजे गए बयान को लेकर के राहुल गांधी ने आज भी कहा कि पीएम बायोलॉजिकल नहीं है और पीएम को परमात्मा ने भेजा है अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आस्था किसी की भी हो सकती है। कोई आदमी मैं भी कह सकता हूँ सर कि मैं भगवान ने मुझे भेजा है तकरीबन 12-20 लोगों को जॉब देने के लिए और मेरा ये कर्तव्य बनता है। इन सब चीज़ों पे किसी की आस्था पे किसी का मखौल उड़ाया जाना चाहिए क्या? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। बिल्कुल नहीं। किसी की आस्था को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। देखिए वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे, जी, ये पहली बार नहीं बोले। पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जब पूछा गया भाई आप कैसे ऐसे काम कर पा रहे, कैसे ऐसे नेतृत्व दे पा रहे, लोग कैसे आकर्षित होते हैं आपके बातें, कैसे आप जब सरकार में आने के बाद सरकार की कार्यक्रम कैसे सफलता से शुरू होती है और संपन्न होती है, कई लोक कल्याण कार्यक्रम कैसे हो रहा है, कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के आपकी टारगेट से वो कैसे अचीव हो रहा है, आप कैसे ये सब कुछ देख पा रहे हैं। क्योंकि हर आदमी को 24 घंटा मिलता है जिसमें 24 घंटा में कम से कम 10-12 घंटा तो अपने अपने देखभाल में ही चला जाता है, उसमें नींद भी है। लेकिन बाकी जो 10-12 घंटे हैं उसमें कैसे आप इतने कर पा रहे? तब जाके मोदी जी सबसे पहले कहा कि मेरे सबसे बड़ी शक्ति जो है वो लोक शक्ति है। लोगों की मेरे ऊपर विश्वास, लोगों की मेरे ऊपर पूरा भरोसा कि मैं कुछ उनके भलाई कर पाऊँगा, उनके जीवन में बदलाव ला सकूँगा। वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी बात, उनका कहना था, इसके साथ-साथ मुझे शक्ति हायर मैं मानता हूँ ये शक्ति मुझे ऊपर से भी आ रही। जी, ईश्वरीय शक्ति बोला था उन्होंने दैनिक हाँ, जागरण के और इंटरव्यू में। हाँ, कि ईश्वर की शक्ति मुझे इसलिए मिल रही है तभी जाके चीज़ें ठीक हो पा रही है। उसके लिए मैं बहुत आभारी क्योंकि आभारी हूँ क्योंकि ये इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मुझे इस जगह पे आना यानी मुझे प्रधानमंत्री स्थान तक ले आना, ये तो ईश्वर की कृपा है, इसकी बिना कृपा नहीं हो सकती। और उसी सिलसिले में जब रूबिका से भी बात हो रही थी, रूबिका यही सवाल क्योंकि माँ के बारे में बात आया, तब जाके मोदी जी बोले, अब तो माँ नहीं है, जब तक माँ थे मुझे एक बायोलॉजिकल ड्यूटी भी था, बायोलॉजिकल करेक्ट था। अब माँ नहीं है, अब मेरे लिए तो सारे माताओं को मैं देख रहा हूँ, उनकी जी, स्नेह मिलता है, उनकी आशीर्वाद मिलता है, तब जाके मुझे लगता है कोई बायोलॉजिकल और करेक्शन नहीं है। लेकिन ये सारे मुझे इतने प्यार दे रहे, इतने आशीर्वाद दे रहे, जो मुझे ऊर्जा देती है। जी, एक कॉन्टेक्स्ट था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको समझते हैं ये लोग, सब समझते हैं। क्या हमारे जीवन में ये राहुल के जीवन में भी हो सकता है? क्या अपने जीवन में कभी हमने सोचा नहीं है कि कभी-कभी आप बुरे दिन भी देखे होंगे, अच्छे दिन भी देखे होंगे, लेकिन ऐसे भी समय आएगा जब आपको लगता है आपकी काबिलियत से ज़्यादा आपको ईश्वर आपको कृपा आपको बरसा रहे। कभी ये समझ लिया कि भाई समय कि मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें हो रही है। तब आपको नहीं लगता है भाई कुछ तो है क्योंकि जहाँ मैं एफर्ट्स देके भी फेल हुआ हूँ, कई चीज़ें ऐसे होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना एक स्पिरिचुअल डायमेंशन की है, जिसको कहते हैं सिंक्रोनिसिटी, जी, सेरेंडिपिटी, ये सारे शब्द आजकल बहुत लोग मानते हैं। चीज़ें जो आपके साथ होता है, इसका भी पीछे कुछ कारण है जो कारण हम समझ नहीं पाते। लेकिन हमारे सबके अंदर एक ज़रूर महसूस करते हैं, सब कुछ हमारी काबिलियत से नहीं है, सब कुछ हमारे इंटेलिजेंस से नहीं है, सब कुछ हमारे स्किल्स क्योंकि वो स्किल भी आपके अंदर वो ईश्वर की कृपा से वो स्किल जागृत होती है। बिना ईश्वर या उसको हायर इंटेलिजेंस कहिए, हायर करेक्ट कहिए, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ मानते हैं जो अपनी लॉजिकल डायमेंशन से बाहर है।
वही बात को पीएम ने रखा है। मुझे लगता है इसको मजाक उड़ाना ओनली रिफ्लेक्ट्स ऑन जो लोग मजाक, उनकी लेवल ऑफ स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। जैसे इमोशनल क्वोशंट होता है, एक जी, स्पिरिचुअल क्वोशंट और मॉरल क्वोशंट भी है, तो उसमें उनके ऊपर सवाल करता है। तो इसमें मजाक, आप कल तो बोले थे, राहुल जी बोले थे, ऐसी जो बोल रहे थे उनको तो लोग पागल कह के ये कर देंगे, साइकेट्रिस्ट में भेज देंगे। देखिए जी, राहुल जी, अब देखिए ही इज एंड ऑफ हिज ये, सब कुछ हथियार इस्तेमाल कर दिए, लेकिन मोदी जी को रोक नहीं पा रहे। तो सर जो शब्द उनके मुंह से दिख रहा है वो डिसअपॉइंटमेंट से आ रहा है। जी, ये तो उस चीजों को भाषण में लाने की जरूरत नहीं है। कोई अगर कह रहा है ईश्वर कृपा मेरे पर है, क्या प्रॉब्लम है? क्या आपके ऊपर ईश्वर कृपा नहीं है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो 2004 से लेकर जो 2019 तक 15 साल हो गया है, आपकी उतनी इंपॉर्टेंस है कांग्रेस पार्टी में? और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता और गांधी परिवार का ना होता, उसको टिकट दोबारा मिलता? जो काम उन्होंने किए रायबरेली में या अमेठी में। जी, जी, आज भी परिवार का नाम में चुनाव जीतना चाहते हैं। जी, जो लोग स्वयं इस ईश्वर कृपा के प्रार्थ हैं, वो आज दूसरे के ईश्वर की प्रति एक कमिटमेंट है, ईश्वर के प्रति एक भाव है, उसको मजाक उड़ा रहे हैं। सर जिस तरीके से मैंने पिछले सवाल पूछने के टाइम पे भी बताया कि हमारे धर्म में या किसी और धर्म में भी यही होता है कि जो कुछ भी हमें दिया है, एक हम्बल सेइंग होती है कि भगवान ने दिया है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान कुछ करा रहा है। आपने एक भजन भी सुना होगा और जो काफ़ी पॉपुलर भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उसी तरीके से मैं भी आप भी कहते हैं अरे हम कौन होते हैं सब परमात्मा करा रहा है। दूसरा एक हिपोक्रेसी देखिए, इसमें हिपोक्रेसी भी अब मैं आता हूँ पॉलिटिक्स के साइड में। कुछ दिन पहले की बात है, चुनाव के टाइम पे ही एक पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने एक मुस्लिम महिला से पूछा कि जितना भी महँगाई नज़र आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ये किसकी देन है? तो उन्होंने कहा था कि मोदी की देन है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो उसने शायद बताया 7 या 8। फिर इन्होंने पूछा कि वो किसकी देन है? तो उन्होंने कहा अल्लाह की देन है। तो एक जगह अल्लाह की देन जायज़ है और दूसरी जगह परमात्मा की देन नाजायज़ है। तो अब पता नहीं, ये पॉलिटिक्स कहाँ लेकर के जाएगी। सर चलते-चलते मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूँगा मोदी के ध्यान पार्ट 2 पे। जब 2019 में चुनाव जीते थे तो केदारनाथ में जाकर के उन्होंने ध्यान लगाया था। 2024 में कन्याकुमारी में जाकर के ध्यान लगाएँगे। इस पे आपका एक कमेंट सर। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट उनका एक फैसला है। देखिए विवेकानंदा रॉक जो कन्याकुमारी में है, जी, वो वही रॉक है जहाँ पे विवेकानंदा जी, विवेकानंदा स्वामी विवेकानंदा होने से पहले वहां जाके ध्यान में बैठे थे 2-3 दिन। फिर उनके बाद एक इनर कॉलिंग आया, देश के लिए कुछ करना है। तो प्रधानमंत्री अगर तीसरा टर्म शुरू होने से पहले जब विकसित भारत सपना लेकर बड़े कमिटमेंट के साथ अगर कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, उससे पहले ये, क्योंकि जो हीट एंड डस्ट ऑफ इलेक्शन अभी खत्म हो रही है, इसके बाद वो स्वयं अपने आप को कुछ अपने के लिए समय दे रहे हैं, ताकि वो अपना इनर कनेक्ट कर ले, फिर ऊर्जा प्राप्त कर ले और एक बड़े कमिटमेंट, नए कमिटमेंट के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होके अपना तीसरा टर्म शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जो मैसेज है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने देश को नेशन बिल्डिंग के लिए जो कमिटमेंट लिया था, वैसे कमिटमेंट मोदी जी ले रहे हैं विकसित भारत के लिए। ये एक मैसेज भी है इसमें। इसमें पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी कुछ मैसेज देखेंगे। ये साथ में तमिलनाडु राजनीति के लिए मैसेज जा रहा है। जो विवेकानंदा रॉक को कभी इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जी, तमिलनाडु के नेता भी कहाँ सोचे। और स्वामी विवेकानंद उनके भी जो पूर्व आश्रम नाम था नरेंद्र, नरेंद्र दत्ता। जी, तो वैसे ही आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर बहुत पहले से उनके जीवन में एक मेंटर मान लीजिए, स्वामी विवेकानंद जो अपने मेंटर माने हैं कई समय, और एक इंस्पिरेटर है उनके लिए। तो मैं मानता हूं ये अपने आप में कुछ नई चीजें करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, और अपने आप को रीइन्वेंट करने में, अपने आप को चैलेंज करने में कभी पीएम मोदी जी पीछे नहीं हटे। तो इस बार भी आप देखेंगे तीसरा काल जो कन्याकुमारी में ध्यान करने के बाद जो शुरू होगा, ये बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। आगे 100 दिन की पहली बात हो चुकी है, आगे 125 दिन की भी बात हो चुकी है। तो हमें इंतजार करना होगा कि वहां अपने रेस्ट भी लेंगे, और प्रधानमंत्री की रेस्ट कोई बाहर जाके कोई बीच में वो ऐसा नहीं होता है। जी। उनका रेस्ट होता है अपने इनर करेक्ट करना। सर आपने थाईलैंड नहीं बोला, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आगे हम नज़र बनाए रखेंगे इस पर।
और हम अपने दर्शकों से आपसे अभी विदा लेते हैं। कल की बड़ी खबरों पर फिर अपनी टिप्पणी के साथ, अपनी कमेंट्री के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार।